अब है हमारा आज का ये है हमारा पार्ट 4 इस किसका ITI ट्रेड हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो कंप्लीट कोर्स है जो डिटेल में है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, हमारा सपोर्ट कर देना है ताकि क्या हो, हमें इंस्पिरेशन मिले, हमें प्रेरणा मिले और हम क्या करें, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को फिर से हम बनाएं ताकि आपका करियर बढ़िया से बढ़िया हमारी चीज़ों की वजह से हो पाए। यही हम चाहते हैं और हमारा एक छोटा सा टारगेट यही रहता है कि हम आपका फ्यूचर बढ़िया से बढ़िया करने की हम कोशिश करें हमारे कंटेंट से। तो यही है, तो इसके लिए आपको क्या कर देना है, हमारा सपोर्ट करना है ताकि हम बढ़िया से बढ़िया चीज़ें आपके लिए हम लेकर के आते रहें। अब हमारा चैप्टर नंबर 13 क्या है, हमारा प्लान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन एरिया और ए स्मॉल टाउन। कोई बात नहीं है, यहाँ पर लगता है कि कुछ चीज़ें छूट रही है, तो खैर कोई बात नहीं है, इस मिस्टेक्स तो होते रहते हैं। फिर यहाँ पर कुछ होना चाहिए, स्मॉल एरिया हो सकता था या तो कहीं कि रूरल एरिया हो सकता था और स्मॉल टाउन भी हो सकता था। खैर कोई बात नहीं है, हम उसको समझते हैं ऐसे ही। अब सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट सिस्टम करना है, चाहे वो बड़ा एरिया हो चाहे छोटा एरिया हो, चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉलिड वेस्ट जो होगा उसका हमको मैनेजमेंट करना होगा, कूड़ा कचरा जो भी होगा उसका मैनेजमेंट करना होगा हमें, ताकि क्या होगा उसकी वजह से हमें किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। नहीं तो क्या होगा, यदि जहाँ पर भी सॉलिड वेस्ट आ जाएगा, जैसे कूड़ा कचरा ज़्यादा आ गया हमारे पास, तो उससे भी हमें बहुत सारे खतरनाक वहाँ पर रोग उत्पन्न होंगे। क्यों? मच्छर मक्खी, अलग अलग टाइप के मच्छर मक्खी वहाँ पर पनपेंगे और हमारे लिए वो बहुत ही नुकसानदायक चीज़ों को हमारे लिए पैदा करेंगे। तो ये हो सकता है। तो फिर नेक्स्ट है हमारा कौन सा, रिकॉग्नाइज वेरियस वेस्ट मटेरियल्स। अब हमें पता करना है कि कौन सा वेस्ट मटेरियल है, अलग अलग टाइप का वेस्ट मटेरियल है, तो उसके बारे में हमें पहचानना, उनको सिखाया जाएगा कि हाँ ये कौन सा चीज़ है और ये कौन सा मटेरियल है। क्योंकि क्या होगा, अलग अलग वेस्ट मटेरियल होगा, जो घर का जो कूड़ा कचरा होगा वो अलग टाइप का होगा, फिर हमारा फैक्ट्री से जो निकलेगा कूड़ा कचरा वो अलग टाइप का होगा। अब प्लास्टिक वाला जो कचरा होगा वो अलग टाइप का हो जाता है हमारा। अब फिर नेक्स्ट है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वाला कचरा जो होता है वो अलग टाइप का होता है। तो ये सब सारे के सारे सॉलिड वेस्ट में आएंगे हमारे, क्योंकि ये लिक्विड होते नहीं हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा, नेक्स्ट जिसके बारे में हमें सिखाया जाएगा, रिकॉग्नाइज रिसोर्सेस दैट इंक्रीज सॉलिड वेस्ट। अब वे कौन से हमारे रिसोर्सेस हैं जहाँ से हमारे पास क्या होता है, सॉलिड वेस्ट हमारे लिए बढ़ाता है वो। तो कहाँ से आते हैं ये जो हमारे सॉलिड वेस्ट कहाँ से आते हैं उसके बारे में हमें सिखाया जाएगा। नॉर्मल कहाँ से आएंगे, फैक्ट्री से आएंगे, घर से आएंगे, और इसके साथ घर से आएंगे और अलग अलग जगह से आएंगे हमारे ये पर। क्योंकि क्या होगा, जो सॉलिड वेस्ट होगा वो हम ही उनको पैदा करेंगे, क्योंकि हमारी ज़रूरत होती है तो हम ही उनका यूज़ करते हैं। तो फिर कहाँ से आएंगे, हमारे पास से ही आएंगे हुए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासीफाई एंड कलेक्ट वेस्ट। अब अलग अलग टाइप का जो वेस्ट होगा उसको हमें सिखाया जाएगा कि कौन से टाइप का वो हमारा वेस्ट होगा, सॉलिड वेस्ट होगा। फिर उनको कलेक्शन कैसे करना है, कलेक्ट कैसे करना है, उसके बारे में हमें जानकारी दिया जाएगा। इसमें हमें करना नहीं है बल्कि उसमें हमें जानकारी दिया जाएगा कि कैसे उसको करना है कलेक्शन। अब क्या है, अप्लाई सेग्रीगेशन टेक्निक्स एंड सेग्रीगेट दी वेस्ट। अब क्या है, अलग अलग टाइप का जो हमारा वेस्ट होगा, अलग अलग टाइप का जो प्रोसेस होगा। अब पहले तो उनको छांटना होगा, सब चीज़ को अलग करना होगा। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो उनको अलग अलग तरीके हमें यूज़ करना होगा, अलग अलग टाइप का होगा हमारे पास सॉलिड वेस्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होगा उसको अलग टाइप से हमको हैंडल करना होगा। अब घर का जो कूड़ा कचरा है उसको हमको अलग टाइप से हैंडल करना होगा, और प्लास्टिक कचरे जो हैं उनको अलग टाइप से हमें हैंडल करना होगा, अलग अलग। और या तो कहीं कि जो फैक्ट्री वाला जो कूड़ा कचरा हो, मतलब फैक्ट्री वाला जो वेस्ट होगा सॉलिड वेस्ट, उसको हमको अलग तरीके से ट्रीटमेंट उसको करना पड़ेगा, मतलब उसका मैनेजमेंट अलग तरीके से करना पड़ेगा। और या फिर न्यूक्लियर प्लांट जो होगा उससे जो हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट जो निकलेगा उसको हमें जो ट्रीटमेंट करना होगा, मतलब उसका जो हमें मैनेजमेंट करना होगा उसका तरीका कुछ अलग होगा। तो वही बात है, अलग अलग चीज़ों का तरीका अलग होगा और हमें उनको पहले सेपरेट आउट कर लेना है। उनको क्या करना है, हमें
पहले सेपरेट आउट कर लेना है, नहीं तो क्या होगा, चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर हमें उनको चीज़ों को मैनेज करने में बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। मिक्सचर हो जाएगा तो फिर खाने पीने की जो चीज़ें होंगी वो चीज़ की सड़गल जाएंगी, तो प्लास्टिक के ऊपर में जब चीज़ें सड़गल जाएंगी तो फिर वहाँ पर फिर वही कहानी शुरू हो जाएगा बीमारियों का। तो ये हो जाएगा आपको। तो इसीलिए चीज़ों को पहले अलग करने के लिए हमें तरीके बताया जाएगा कि कौन से तरीके को कैसे कहाँ पर यूज़ करते हैं उसके बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा अप्लाई सूटेबल डिस्पोजल टेक्निक्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल। अब जो वेस्ट हमारे पास आ गया है तो अलग अलग तरीके हम यूज़ करेंगे जो जिसके लिए सूटेबल होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है तो उसके लिए अलग उसी प्रकार का हमें तरीका यूज़ करना होगा ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो क्या हो गया टोटली क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, मतलब वो डिस्पोज हो जाए एकदम पूरी तरीके से हमारा ख़त्म हो जाए और हमारे लिए एक स्पेस फिर से बना दे। अब नेक्स्ट है हमारा अलग अलग टाइप के तरीके होंगे हमारे उसको, तो हमारे लिए जो परफेक्ट होगा जो सूटेबल होगा उसको हम चुनेंगे। तो हमें चुनने के लिए सिखाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा, आइडेंटिफाई द वर्किंग बायोगैस प्लांट एंड अप्लाई ए प्रिंसिपल ऑफ रिसाइकलिंग। अब क्या है, बायोगैस प्लांट कैसे काम करता है, क्योंकि बायोगैस का बनना और उसके लिए जो सामान लगता है, जो सामग्री हमें लगता है बायोगैस बनाने के लिए, उस प्लांट के लिए सारे चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में बताया जाएगा कि बायोगैस कैसे बनाया जाता है। तो उसके बारे में हमें बताया जाएगा कैसे बायोगैस प्लांट काम करता है, उसके बारे में हमें यहाँ डिटेल में समझाया जाएगा ताकि हम बायोगैस प्लांट के बारे में समझ जाएं। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है रिसाइकिल करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको हमें क्या करना है, अप्लाई करना है ताकि वो क्या हो जाए, रिसाइकल हो जाएं। तो अब रिसाइकल भी करना पड़ेगा। रिसाइकल करने का सबका अलग अलग प्रोसेस होगा। प्लास्टिक का कुछ अलग होगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे वेस्ट होंगे उनका कुछ अलग तरीका होगा उनको रिसाइकल करने का। तो सबका अलग अलग रिसाइकल का तरीका होगा, तो उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर समझाया जाएगा, जो उनके प्रिंसिपल हैं उनके बारे में, जो नियम हैं उनके बारे में। अब है हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14। इसमें हमें क्या सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस बायोमेडिकल वेस्ट एंड ई मैनेजमेंट। अब बायोमेडिकल जो वेस्ट होगा और इलेक्ट्रॉनिक एंड ई मैनेजमेंट, उसके बारे में हमें सिखाया जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम उसके अंदर घुस के देखते हैं इसमें कौन कौन सा चीज़ें हमें कवर करनी पड़ेंगी। अब क्या है, अप्लाई टेक्निक ऑफ सेग्रीगेशन पैकेजिंग स्टोरेज ट्रांसपोर्ट ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट। अब क्या करना है, हमें तरीके अप्लाई करना है। तरीके अप्लाई करने के लिए सिखाया जाएगा कि कौन कौन सा तरीका हम अप्लाई करेंगे वहाँ पर, मतलब वहाँ पर लागू करेंगे, लगाएंगे, वहाँ कौन कौन सा तरीका लगाएंगे जिससे क्या हो जाएगा, चीज़ें अलग हो जाएंगी। सबसे पहले तो हमको चीज़ों को छांटना होगा। अलग अलग टाइप का सॉलिड वेस्ट होगा जो होगा, तो उसको पहले तो हमें चुनना होगा। प्लास्टिक वाला जो होगा उसको अलग तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक वाला जो वेस्ट होगा उसको अलग तरीके से, बायोमेडिकल वाला जो होगा वो अलग तरीके से। हमें उसको क्या करना होगा, उसको तो पहले सेलेक्ट आउट करके हमें उसको पहले सेपरेट आउट कर लेना है, मतलब उसको पहले अलग कर लेना है। तब जा करके जब हम उसको यूज़ करेंगे कहीं पर जहाँ पर उसका प्रोसेस होगा, तो वहाँ पर वो हमें फ़ायदा देगा, क्योंकि एक ही चीज़ होगा तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बट उसमें मिलावट जब होगा, अलग अलग चीज़ें जब वो अलग अलग टाइप के वेस्ट जब उसमें आ जाएंगे, तो उसको मशीन को भी काम करने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको बस एक ही चीज़ के बारे में, मशीन का मतलब होता है उसको हम पहले से ही पढ़ा करके रखते हैं कि बाबू ये आम है तो इसको बस तुमको आम बोलना है या उस पर आम लिखना है, बस वो उतना ही जानेगा। अब नींबू को हम दे देते हैं तो मशीन को क्या बताएं हम, मशीन को हमने ये बता के रखा हुआ है कि बाबू हम इस मशीन में आपको बस आम देंगे, और आपने नींबू दे दिया तो नींबू के ऊपर भी वो आम लिख देगा। तो अब नींबू के ऊपर आम लिख देंगे तो नींबू आम तो नहीं बन जाएगा। तो उसी प्रकार से है, सबसे पहले हमें तो चीज़ों को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, ताकि जब हम उनका प्रोसेस करें तो हमारे प्रोसेस में काम में किसी प्रकार का कोई अड़ंगा ना आए। तो वही बात है। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, पहले चीज़ों को सेपरेट आउट कर लेंगे, जो वेस्ट होगा उसको। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा है, फिर चीज़ों को पैकेज करेंगे। चूँकि क्या होता है, अब बायोमेडिकल जो वेस्ट होगा या इलेक्ट्रॉनिक वाला जो वेस्ट होगा वो हमारे अलग, मतलब उसका कुछ अलग भी और यूज़ हो सकता है, या तो कहीं की उसका कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से हमें पहले उनको पैक करना होगा। फिर उनको क्या करना है, जमा करना है, ताकि क्या हो, उनका सही से मतलब उनका सही से निपटान हो पाए, सही से उनका क्या हो जाए, ताकि वो कहीं भी इधर उधर हमारे पास क्या करें,
हमारे वातावरण को प्रभावित ना कर पाएँ। इसके लिए पहले क्या करना है, सबसे पहले चीज़ों को अलग अलग कर लेना है, अलग अलग टाइप में उनको सेपरेट कर लेना है, फिर पैक करना है उनको, फिर जमा करना है कहीं पर बढ़िया जगह पर, जहाँ पर जमा करना है वहाँ पर जमा करना है पहले। और फिर क्या कर देना है, जो हमारे लिए जो हानिकारक चीज़ें हैं, जो हमारे लिए इन्फेक्शन फैला सकती है, हमारे अंदर में, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकती है, तो उन चीज़ों को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कर देना है, मतलब दूसरे जगह पर भेज देना है, जहाँ पर से इस प्रकार से इन्फेक्शन ना उत्पन्न हो पाए। तो ये हो गया हमारा। तो इसके बारे में हमें पहले सिखाया जाएगा, नेक्स्ट है हमारा कौन सा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। अब क्या करना है, बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें अलग अलग तरीके हमें सिखाया जाएगा इस चैप्टर में। हमें क्या होगा, बायोमेडिकल जो वेस्ट होगा उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, मतलब उसको कैसे, वो हमारे लिए हानिकारक ना बना रहे, और उसका हम कैसे उसको फिर से यूज़ कर पाएँ या उसको कैसे फिर से ट्रीटमेंट करें। तो उसके बारे में हमें यहाँ सारा चीज़ सिखाया जाएगा कि बायोमेडिकल जो वेस्ट होगा, जो या तो हॉस्पिटल से कहें या क्लिनिक से कहें, जो भी वेस्ट निकलेगा मेडिकल वाला, तो उसको हम वेस्ट करने, मतलब उसको जो ट्रीटमेंट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसी को बोला जाता है बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस बोलते हैं। तो उसी के बारे में हमें यहाँ पर सिखाया जाएगा बढ़िया से कि उसको कैसे क्या करना है, मैनेज करना है उस वेस्ट को, बायोमेडिकल वेस्ट को। और फिर नेक्स्ट क्या है, एग्जिबिट प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट। अब क्या करना है, अलग अलग तरीके हमें लगाना है, ताकि क्या करें, हम पहले चीज़ों को कलेक्ट करें। सबसे पहला तो चीज़ों को जमा कर लेना ज़रूरी है, नहीं तो एक एक करके हम चीज़ों को इधर उधर करेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, चीज़ों को एक जगह पर कर लेना है, एक्यूमुलेट कर लेना है पहले, तो उसको गैदर कर लेना है उनको। फिर क्या करना है, एक जगह पर फिर उनको क्या करना है, स्टोर कर देना है, स्टोर करना है उनको, स्टोरेज करना है। फिर डिस्पोजल ऑफ हाजार्डस वेस्ट, फिर जो हानिकारक हैं, जो हार्मफुल हैं, उनको क्या करना है, हमें डिस्पोज कर देना है। क्योंकि हमारे पास सिस्टम होगा तो उनको डिस्पोज करने का, तो हम आसानी से उनको डिस्पोज कर देंगे, मतलब उनको क्या कर देंगे, हमारे लिए हानिकारक अब बने हुए नहीं रहेंगे वो, बल्कि उनको पूरी तरीके से उनका हानिकारक प्रभाव को हम ख़त्म कर देंगे। तो उसके बारे में, सारा चीज़ के बारे में हमें सिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कौन सा, चैप्टर नंबर 15, आइडेंटिफाई एयर पोल्यूशन सोर्सेस एंड सजेस्ट द सुटेबल रेमेडीज़। इसमें क्या बोल रहा है, इस चैप्टर पर टॉपिक, जो हमारा चैप्टर है हमारा, उस पर हमारा बोल रहा है कि एयर पोल्यूशन का जो सोर्स है उनको पहले जानना कि एयर पोल्यूशन कहाँ कहाँ से हो रहा है, मतलब हवा गंदा कहाँ कहाँ से हो रहा है, और फिर उसके लिए परफेक्ट वाला तरीका बताना, जिससे क्या हो जाएगा, वो जो एयर पोल्यूशन है वो हमारा ख़त्म होने पर चला जाए। तो ये हो गया हमारा। तो उसके लिए हम रेमेडी यूज़ करेंगे, तरीके यूज़ करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो एयर पोल्यूशन है वो पूरी तरीके से हमारे लिए ख़त्म हो जाए। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा, अब पॉइंट के अंदर उसके अंदर पर घुसते हैं कि अंदर में क्या है, उसके बारे में पहले जानते हैं। आइडेंटिफाई सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के जो सोर्स हैं कि हमारा हवा कहाँ कहाँ से गंदा हो रहा है। तो हमारा हवा मेनली कहाँ से गंदा होता है, हमारा मोटरसाइकिल का जो हवा निकलता है उससे होता है, पहला बात। जो हमारा फिर उससे जो 4 पहिया गाड़ियाँ होती है, ट्रक, बस, ये सब से निकलता है। फिर जहाँ पर कोयला यूज़ होता है, जैसे पावर प्लांट जो होते हैं, पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिक वाले जो पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पर बनता है। फिर जहाँ पर कोयला जलाया जाता है वहाँ पर से हमारे पास एयर पोल्यूशन, वहाँ से हमारे गंदा कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे भी भयानक गैसें निकलती है, जो हमारा पर्यावरण होता है, हमारा इन्वायरमेंट होता है, उसमें हवा को ये प्रदूषित करने का काम करते हैं, गंदा करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे श्वास से संबंधित, हमारे ब्लड से संबंधित, और हमारे पूरे शरीर से संबंधित। तो ये बात हो गया। तो उसके सोर्स को हमें जानना है। और नेक्स्ट सोर्स होता है हमारा सबसे बड़ा सोर्स, फैक्ट्री में चूँकि क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, तो हम कोयला जलाते हैं, तो अलग अलग टाइप की चीज़ों को हम जलाते हैं, या तो कहें कि चीज़ों को बनाने के प्रोसेस में ही उन्हीं से बहुत गंदी वहाँ से गैसें निकलती हैं। तो वो भी हमारे मेजर सोर्सेस हो गए, मतलब बड़ी मात्रा में हुए क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं फैक्ट्रीज़। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा, आइडेंटिफाई सेवेरिटी ऑफ एयर पोल्यूशन।
अब क्या करना है, हमें बताया जाएगा इस चैप्टर के अंदर में, इस पॉइंट के अंदर में, कि एयर पोल्यूशन जो हो गया है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक हो रहा है, कितना जल्दी वो हमें क्या कर सकता है, तेज़ी से वो हमें, मतलब वो कितना ज़्यादा वो क्या हो गया है, उग्र हो गया है कि उसको एयर को हम अंदर लें, सांस के अंदर, कि वो कितना जल्दी हमारे शरीर को गंदा कर सकता है, ख़राब कर देगा। तो उसी के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। क्या होगा, अब एक जगह का हवा ऐसा है, फैक्ट्री के आसपास का हम हवा को ले लेते हैं, और एक जगह हमारे घर का स्वच्छ हवा का ले लेते हैं, जहाँ पर हमारे पास पेड़ पौधे बहुत होंगे, तो वहाँ का हवा और फैक्ट्री का हवा ले लेते हैं। फैक्ट्री के आसपास का जो हवा होगा गंदा होगा, क्योंकि क्या होगा, वहाँ पर आसपास में हर समय वहाँ पर गंदा गंदा हवा निकलता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पर उस हवा को जब हम हमारे अंदर में लेंगे, सांस जब लेते हैं, तो इससे क्या होगा, उससे अंदर में अलग अलग तरीके का वहाँ पर रोग उत्पन्न होने लग जाएगा। उन केमिकल की वजह से क्या होता है, कुछ गैसें जो होती है, केमिकल्स भी गैस के रूप में उड़ती रहती है, जब वो हमारे शरीर में घुस जाती है, तो फिर वो हमारे अंदर के जो पार्ट्स हैं उनके साथ रिएक्शन करती हैं, फिर उसका खतरनाक और भयानक रिजल्ट निकलता है। तो वही बोला जा रहा है कि हमें वो कितना हमारे लिए वो प्रदूषण कितना भयानक है, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में समझाया जाएगा। तो उसका एक तरीका होगा कि हाँ, ये हवा इतना गंदा है तो ये इस प्रकार से हो सकता है, उसके बारे में हमें डिटेल में समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड एयर पोल्यूशन। अब क्या करना है, उन पॉइंट पर हमें ध्यान देना है, उनके बारे में हमें समझना है, उनके बारे में हमें समझाया जाएगा कि कैसे उसको क्या करना है, एयर पोल्यूशन को जो जगह पर है उसी पर छोड़ देना है, जो जगह है उसी पर छोड़ देना है, तो मतलब वो उसको आगे फिर बढ़ने नहीं देना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा, ताकि एयर को फिर पोल्यूशन नेक्स्ट लेवल पर ना होने दिया जाए। जिससे क्योंकि क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा, एयर तो हर जगह पर रहता है, तो किसी न किसी तरीके से हमारे अंदर आता है और फिर वो हमारे लिए हानिकारक प्रभाव को देता ही देता है। तो इसी वजह से उसको कम करना और उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। ये हो गया, तो इसके बारे में हमने कवर कर लिया है इस पॉइंट को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंटरप्रेट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड आइडेंटिफाई द रिमेडियल मेजर्स। अब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारा दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, तो उसको पहले समझना कि आखिर ये है क्या और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, और उसको पहले फिर आइडेंटिफाई रिमेडियल मेजर्स। अब उन चीज़ों को समझना कि इससे कैसे ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कर सकते हैं, उन चीज़ों को, मतलब उन मेजर्स को हमें समझना, उन पॉइंट को हमें समझना कि कैसे उसको हम कम कर सकते हैं या कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले तो हमें समझना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है आखिर, तब जा कर के हम फिर उसके अंदर में घुसेंगे, उसके पॉइंट टू पॉइंट छोटी छोटी चीज़ों पर कहाँ वो किस प्रकार से किसके साथ लिंक है, किसके साथ कनेक्टेड है, उसके बारे में हम जब जान जाएंगे तो फिर उसको हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में अपने अंडर में कर सकते हैं। जब जिसके बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे तो उसके बारे में हम उसको उतना अच्छे से जब जानते हैं तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेवल पर काम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है, कुछ गैसें होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, मीथेन होता है। तो ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ये लोग क्या करता है, जो अंदर मतलब हमारे पर्यावरण में वही हवाओं का एक जो एटमॉस्फेयर किसे बोलते हैं हम, हवाओं का जो ये चारों तरफ का जो है, जो हमारे आसपास में है हवा, तो उसी को बोला जाता है, हम उसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल या तो कहीं की एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर हमारा गैसें होती है, अलग अलग गैसें, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और हमारा मीथेन भी होता है। तो इनका अमाउंट इनका जो मात्रा होती है इतना कम होता है जिससे क्या हो, हमारे यहाँ पर जीवन रह सके, उतना है उसका। बट अभी क्या होता है, अभी के प्रोसेस में हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ाने के चक्कर में कोयला जला रहे हैं, अलग अलग टाइप के हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को हम बर्न कर रहे हैं, मतलब जो खनिज जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये चीज़ को जला रहे हैं, और अलग अलग टाइप की लकड़ी को जला रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है, जिसकी वजह, और अलग अलग तरीके से मीथेन का मात्रा बढ़ रहा है, जिससे क्या करता है, ये गैसें क्या करती है, बाहर से आने वाले जो प्रकाश होती है, जो सूर्य की किरणें होती है, उनको तो वे या तो कहीं की ऊष्मा जो होती है उसको आने तो देती है, बट वे फिर से जब हमारा जो पृथ्वी गर्म हो जाता है उन प्रकाश की किरणों की वजह से,
तो उसके बाद फिर से यहाँ से रेडिएशन निकलते हैं, फिर ऊष्मा की किरणें निकलती है। तो क्या करते हैं, ऊष्मा के जो किरण होते हैं, ऊष्मा जो होती है, इसको फिर वो बाहर जाने नहीं देते हैं, हमारे जो पर्यावरण से फिर बाहर जाने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पृथ्वी क्या हो रहा है, लगातार गर्म होता जा रहा है इन गैसों की वजह से। क्योंकि क्या हो रहा है, इनका मात्रा बढ़ रहा है, तो फिर इनका काम भी ज़्यादा हो जाएगा, इनका प्रभाव भी ज़्यादा हो जाएगा। जिसका ज़्यादा जो जितने अमाउंट में होंगे उसी अमाउंट में उनका प्रभाव भी होगा। तो वही बात है, तो ज़्यादा अमाउंट में गैस हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में हीट को हुए हमारे पृथ्वी पर फिर पृथ्वी पर फिर से छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि क्या होगा, यदि उनका अमाउंट बढ़िया से रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा, मीथेन का मात्रा ठीक ठाक रहा एक लिमिट लेवल पर, तो क्या होता था, उससे जो अमाउंट होता था, जो हीट होता था, वो हमारे एटमॉस्फेयर को छोड़ करके वो अंतरिक्ष में चला जाता था, फिर वो वहाँ पर वेस्ट हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं था। इससे हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन रहता था। बट अभी के टाइम में क्या हो रहा है, वो जो टेम्परेचर है, वो जो हीट है, वो बाहर नहीं जा रहा है हमारे अंतरिक्ष में, स्पेस में, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है लगातार बढ़ते जा रहा है। और जिसकी वजह से हम अभी देखते हैं अंटार्कटिका, एंटार्कटिका और अलग अलग जगह पर जहाँ पर बर्फ़ जमे रहते थे, वहाँ पर आजकल क्या हो रहा है, वहाँ पर बर्फ़ पिघलने चालू हो गए हैं, और वो समुद्र का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का। और क्या हो रहा है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वे जीव जो छोटे छोटे थे पहले, मतलब छोटे छोटे बोलने का मतलब जो छोटे जीव हैं और जो कम टेम्परेचर में रहते थे, अब तो चूँकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनको अपना खुद, मतलब वे खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं टेम्परेचर के साथ, चूँकि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वे अब उनका अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये उसका इफ़ेक्ट हो जाएगा, अब वे बचेंगे नहीं बचेंगे फिर। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ये हो सकता है, अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ेगा सबका। क्योंकि क्या होता है, फिर फसल पर जैसे क्रॉप्स होते हैं हमारे, उनको भी एक लिमिट टेम्परेचर चाहिए होता है। गेहूँ के लिए अलग तापमान होना चाहिए, चाय के लिए अलग, कॉफ़ी के लिए अलग, फिर मसालों के लिए अलग, चावल के लिए अलग। तो सबके लिए हमारे पास अलग अलग टाइप का टेम्परेचर होना चाहिए। बट अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उनके उत्पादन पर भी क्या होगा, प्रोडक्शन पर भी इफ़ेक्ट करेगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से जब चेंजेस ना किया जाए, तो क्या होगा, वो हमें उत्पादन बढ़िया से होगा ही नहीं उनका। क्योंकि टेम्परेचर सबको अलग अलग चाहिए होता है, और उस कंडीशन में ना मिले टेम्परेचर, तो फिर सारा चीज़ वहाँ पर व्यर्थ हो जाता है। तो और फिर नेक्स्ट लेवल पर हम क्या सीखेंगे, फिर इस ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कंट्रोल करें, या तो कहें कि उसको कैसे हम उसका इलाज करें, उसको हम कम कर सकते हैं, या उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में फिर इसमें पढ़ना होगा हमें। तो नॉर्मल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन जो भी गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस है, उसका प्रोडक्शन को हम कम कर देंगे, तो आसानी से फिर चीज़ें जो नॉर्मल फेज़ में काम करती थी उसी प्रकार से फिर काम करने लग जाएंगी। अब देख लेते हैं इसके अंदर घुस करके, हमारा तो हम बात अब बोल दिया, अब देख लेते हैं इसमें क्या और होगा। नो द ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट, हमने बोल दिया ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, वो हमने आपको बता दिया है। इसको बताने का और ज़रूरत नहीं। अब है नेक्स्ट, मेज़र द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यूजिंग थर्मोमीटर। अब क्या करना है, मेज़रमेंट करना है टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारा वायुमंडल का, ये कि उसका थर्मामीटर की मदद से कि कितना टेम्परेचर है वहाँ पर। फिर आइडेंटिफिकेशन नीड ऑफ वेंटिलेशन। अब क्या करना है, आपको समझना है कि कहीं पर वेंटिलेशन की ज़रूरत क्यों होती है। अब एक रूम है, वहाँ पर वो पूरी तरह से पैक है और उसमें कहीं से हवा नहीं जा पा रहा है, तो इससे क्या होगा, टाइम टू टाइम जब चेंज हो जाएगा और एक आदमी अंदर में बैठा हुआ है, एकदम क्लोज्ड, एकदम पैक्ड रूम है, तो क्या होगा, कुछ देरी के बाद क्या, कुछ घंटों के बाद उसको आदमी को घुटन महसूस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि सारा ऑक्सीजन को वो यूज़ कर चुका होगा, और यूज़ कर चुकने की वजह से क्या होगा, उसको सारा ऑक्सीजन तो ख़त्म हो गया। अब उसको लेने के लिए शरीर में अंदर लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बचा है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज़ करते हैं नहीं, और हमारा सिस्टम फिर दूसरा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको घुटन महसूस होने लग जाएगा। ये कॉमन सा बात है, और इसीलिए वेंटिलेशन का यूज़ हम करते हैं। वेंटिलेशन यूज़ करेंगे तो हवा बाहर जाएगा, जो हमारे पास यहाँ हवा था गर्म हो जाएगा, नीचे लेवल का जो सरफेस लेवल का जो हवा होगा गर्म हो जाएगा, फिर नीचे वो फिर ऊपर चल जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। फिर वेंटिलेशन होने का मतलब क्या होता है, हवादार उसको बनाना कि हर तरीके से वो हवा आए, और वो जो गंदा हवा है वो बाहर चल जाए, और गर्म हवा बाहर चल जाए, और फिर ठंडा हवा फिर से अंदर चल जाए, और इस तरह से
होता है, तो उसी को हम वेंटिलेशन कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हमारे। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा, सजेस्ट द मेजर्स टू मिनिमाइज द नॉइज पोल्यूशन। अब क्या करना है, हमें उन पॉइंट पर चर्चा करना है, उन पॉइंट पर बात करना है जिससे क्या हो, हमारा नॉइज पोल्यूशन क्या हो जाए, वो हमारा कम से कम हो जाए। मिनिमाइज का मतलब होता है उसको कम से कम करना, मतलब कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का जैसे ही है वो कम से कम उसको कहते चलना। तो कैसे हम उसको कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें समझाया जाएगा, पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। अब क्या होता है, गाड़ी घोड़े हो गए हमारे, मोटरसाइकिल हो गया हमारा, फैक्ट्री हो गया हमारा, फिर हमारा अलग अलग इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे हमारा मिक्सर मशीन हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, तो ये सारे बहुत सारे हमारे आवाज़ करने के ट्रांजिस्टर हो गया, तो ये सारे पंखे वंखे हो गए, तो ये हमें बहुत सारा आवाज़ उत्पन्न करके देते हैं और जिसकी वजह से ये नॉइज पोल्यूशन होता है। अब हमारे पास टीवी है, अब उस पर हमने साउंड फुल कर दिया है और गाना चल रहा है, तो इससे आसपास के घरों में भी उनको क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। क्यों डिस्टर्बेंस होने का रीज़न है, छोटा सा रीज़न है, क्योंकि क्या होता है, एक लिमिट लेवल पर जब चीज़ें होती है तो हमें सुनने में अच्छी लगती है, उसको हम बोलते हैं, मतलब उसको बोलते हैं हम बढ़िया चीज़ वो होता है, तो हमारे लिए हमारे कानों को अच्छा लगता है। बट वही चीज़ जब ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे लिए हानिकारक होने लग जाता है और वो हमारे कानों के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही बढ़िया नहीं है। वो हमारे स्वास्थ्य को जल्दी ख़त्म, हमारे सुनने का जो कैपेसिटी है उसको भी ख़त्म करेगा। इसके साथ ही साथ हाई लेवल पर हम ज़्यादा दिनों तक सुनते हैं तो इसकी वजह से हमारे कान ये तो गए ही गए। इसके साथ ही साथ सुनने की जो कैपेसिटी है, इसके साथ हमें चिड़चिड़ापन उत्पन्न होगा, दिल का बीमारी उत्पन्न होगा, मस्तिष्क से संबंधित हमारे यहाँ पर बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसके इतने सारे इफ़ेक्ट होते हैं नॉइज पोल्यूशन के, तो इसके बारे में हमने जाना है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अंडरस्टैंड इम्पैक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन का इम्पैक्ट को हमको समझना है, हमने आपको समझा दिया है। दिल का बीमारी होगा, आपको नींद नहीं आएगा जब आप सोए रहते हैं, और उस दौरान क्या होता है, शादी ब्याह होते रहता है तो आपको नींद बिल्कुल भी नहीं लगता है। जब बहुत ज़्यादा नींद लगता है तब जा करके आप पूरा नींद आपका गहरी नींद आपका ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आप जाग जाएंगे, क्योंकि वो क्या हो रहा है, आवाज़ की वजह से आपको नींद आने अब नहीं देगा। तो इस प्रकार से होगा आपका, फिर ज़्यादा दिनों तक आपको इस तरह से ज़्यादा साउंड में रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कान का प्रॉब्लम हो जाएगा, सुनने का आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आप ज़्यादा आवाज़ जब नहीं सुनेंगे, जब तक आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं मतलब आवाज़ नहीं मिलेगा, तो आप सुनाई वॉल्यूम उसका ज़्यादा नहीं रहेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा वो। ये हो गया। और कान से संबंधित और भी रोग आपके उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर कान में एक झिल्ली टाइप का होता है, एक ड्रम टाइप, मतलब एक क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से ड्रम में होता है हमारे पास एक झिल्ली टाइप का, उसी प्रकार से एक झिल्ली होता है हमारा। तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, वाइब्रेट करते रहता है, मतलब वो एक वाइब्रेट करते रहता है, जिसकी वजह से आगे पीछे वो होते रहता है। अब क्या है, चीज़ें लगातार ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से जब बजाते हैं, तो जिस प्रकार से ड्रम का जो हमारा चमड़ा फट जाता है, लेदर जो भी रहता है वहाँ पर जो चमड़ा रहता है वो फट जाता है, तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर ये डैमेज हो सकता है, क्योंकि हाई जो उसका इंटेंसिटी होगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वजह से, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक पॉइंट पर कोई चीज़ एक सेकेंड में कितना बार वहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, एक सेकेंड पर वो एक पॉइंट पर कितना बार वो वहाँ पर आ रहा है। तो ज़्यादा बार आएगा, इसके साथ ही जैसा उसके साथ ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होगा, तो वो नॉर्मल सा बात है, कोई भी चीज़ होगा तो उसको उखाड़ के फेंक देगा वो। तो वही बात है, हमारे यहाँ पर कान में जो झिल्ली है जो वाइब्रेट होता है, उसको भी वो तोड़ सकता है, आराम से तोड़ देगा जब ज़्यादा अमाउंट में होगा तो। अब नेक्स्ट बात है हमारा का नॉइज पोल्यूशन का, हम इतने इम्पैक्ट हम जान गए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मेज़र द नॉइज पोल्यूशन। अब मेज़रमेंट करना है कि नॉइज पोल्यूशन कितना है, अलग अलग लेवल का नॉइज पोल्यूशन होगा तो उसके बारे में हमें समझाया जाएगा कि कितना लेवल का नॉइज पोल्यूशन कहाँ होना चाहिए, सड़क पर कितने लेवल का नॉइज पोल्यूशन होगा, हमारे घर के आसपास कितना होगा, जो घर में बैल बकरी मुर्गियाँ बत्तख इनकी वजह से कितना नॉइज पोल्यूशन होगा, उसके बारे में हर जगह पर हमें नॉइज पोल्यूशन कितना होगा उसको मेज़रमेंट करने के बारे में हमें सिखाया जाएगा इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द कॉजेज़ ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के कारण के बारे में हमें समझाया जाएगा कि कहाँ कहाँ से ये होगा। तो हमने बता दिया रेडियो टेलीविज़न, उनको जब लिमिट लेवल से हम ज़्यादा अमाउंट में जब उनका वॉल्यूम हम कर देते हैं, उसका जो साउंड है, आवाज़ जो है उसका लेवल को हम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इस प्रकार से होगा।
और जो गाड़ियाँ होती है उनसे तो ये होते रहेगा, क्योंकि उनका हम आवाज़ को बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते हैं, वो सबसे कम लेवल पर होता है, उसको हम कम नहीं कर सकते हैं, बट वो अपने आप ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो जाएगा तो वो आपको अलग अलग तरीके से आवाज़ देगा। ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारा घर का टीवी हो गया, रेडियो हो गया, पंखा हो गया, मिक्सर मशीन हो गया। फिर अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन करने के लिए। अब है हमारा नेक्स्ट, सजेस्ट द मेजर्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज द नॉइज़ पोल्यूशन। अब क्या करना है, अब कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों को करना है, कुछ चीज़ों को हमें सिखाया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा कि आपको कैसे उसको कम से कम करना है, मतलब कैसे उसको कम से कम करना है नॉइज़ पोल्यूशन को। तो इसके लिए सिंपल सा बात है, घर में टीवी है उसको कम साउंड पर सुनिए आप, रेडियो है उसको कम साउंड पर चलाइए, मिक्सर मशीन है उसको ऐसे जगह पर यूज़ कीजिए, या तो कहीं की बढ़िया वाला मिक्सर मशीन लगाएंगे हम, जिससे क्या होगा कम होगा आवाज़ उससे। गाड़ी को हम बढ़िया से मेंटेन करके रखेंगे, आसानी से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। और क्या होगा, शादी ब्याह में जो बजाते हैं उसको कम लेवल पर बजाएंगे तो आसानी से वो मैनेज हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम बड़े लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारा तबीयत को बहुत ही हरा भरा कर सकते हैं। ये बात हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और इससे पहले, टॉपिक पर बढ़ने से पहले आपको हमारा सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि क्या होता है आपका सपोर्ट, एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, कोई बड़ा काम नहीं करना है, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है, जिससे क्या होगा हमें और भी प्रेरणा मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, ताकि क्या होगा हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो इसके लिए बस आपको कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 18 पर हम आ गए हैं। प्लान एंड सजेस्ट द वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। अब एक पर्टिकुलर एरिया हमें दे दिया गया और हमें बोल दिया गया है कि उसका वहाँ पर रिक्वायरमेंट क्यों है, वेंटिलेशन का रिक्वायरमेंट क्यों है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसके बारे में प्लानिंग करना है और हमें फिर बताना है। तो मतलब उसके बारे में हमें समझाया जाएगा कि कैसे वहाँ पर प्लानिंग करना है, कैसे वेंटिलेशन का रिक्वायरमेंट है, तो उसको हमें कंप्लीट कैसे करना है उसके बारे में हमें यहाँ पर समझाया जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे पॉइंट पर। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन हवादार बनाना है कोई भी चीज़ को, जिससे क्या हो जाएगा हवा इधर से उधर जा पाए और हमें किसी प्रकार का उससे उस हवा से कोई नुकसान ना हो पाए। तो ये है हमारा वेंटिलेशन का। तो वेंटिलेशन का प्रोसेस के बारे में कम्प्लीटली समझाया जाएगा। और क्या होगा, अलग अलग टाइप्स के हमारे वेंटिलेशन के बारे में उदाहरण देके उनको समझाया जाएगा कि इस टाइप का वेंटिलेशन होगा, ये उस टाइप का होगा। तो अलग अलग वेंटिलेशन टाइप्स हमें समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, वेंटिलेशन की ज़रूरत क्यों है। अब घर को हमें हवादार बनाने की ज़रूरत क्यों है। अब घर को हम हवादार बनाएंगे नहीं तो इससे क्या होगा, हमें घुटन होगी और कुछ दिन के बाद हम टपक जाएंगे, मतलब हम निकल लेंगे, इस दुनिया को छोड़ के चल जाएंगे। क्यों, हमने अभी कहा एक रूम होगा उसमें आप बंद होंगे, वो वेंटिलेटर उसमें नहीं होगा, या तो कहेंगे वो उसमें वेंटिलेशन का कोई भी वेंटिलेशन कुछ होगा ही नहीं, मतलब उसमें खिड़की नहीं होगा चूँकि पैक होगा। पैक का मतलब एकदम पूरा तरीके से क्लोज पैक्ड, उसमें कोई हवा अंदर बाहर नहीं जा रहा है। अब ऐसी इस कंडीशन में क्या होगा, आपने जो उसमें अंदर में जो ऑक्सीजन था उस रूम के अंदर उसको आपने यूज़ कर लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड बचा। अब कार्बन डाइऑक्साइड अब यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब तक आप वहाँ पर से उस रूम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगा तब तक वहाँ पर सांस लेने में आपको तकलीफ़ होगी। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं हम का यूज़ हम करते हैं नहीं, और हमारे शरीर का फिर फंक्शनिंग भी होगा नहीं, तब हमें क्या होगा, घुटन सी महसूस होगी। तो ये प्रोसेस होता है वेंटिलेशन ना होने की वजह से। और क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, यदि कोई आदमी बीमार है, एक बिना वेंटिलेशन वाला रूम है, पूरा बिना वेंटिलेटेड वाला रूम है, तो वहाँ पर कोई रोगी है जिसको जैसे कम्युनिकेबल वाला रोग उसको है, मतलब संक्रामक रोग है, उसको खांसी वांसी जुकाम उकाम है, या तो कहेंगे टीबी भी है। तो इससे क्या होगा, उसको खांसने छींकने की वजह से जो कीटाणु जीवाणु आएंगे वो वहीं पर रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, इतने छोटे छोटे लेवल पर हमारे कीटाणु जीवाणु हैं आजकल इस टेक्नोलॉजी के ज़माने। नहीं, ये पहले भी थे अभी भी हैं, बट पहले उनके बारे में जानकारी नहीं थी, बट अभी उनके बारे में जानकारी है। तो इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो हवा में तैरते रहते हैं। अब बिना वेंटिलेटेड वाला रूम है तो वहाँ पर वो जाएंगे कहाँ पर, हवा रहता तो हवा उसको बाहर लेकर के चल जाता, बट अभी हवा है ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें फिर जो आदमी उस रूम में फिर एंट्री मारेगा उसको वो रोग हो जाएगा। और उसमें यदि जो इम्यूनिटी सिस्टम है
उसके शरीर में जो रोग से लड़ने का जो क्षमता है यदि वो अच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो उस रोग का शिकार हो जाएगा, जिस रोग उस मरीज को है वहाँ जो उस रूम में है। तो ये कंडीशन हो जाएगा। तो इसका ये कंडीशन उत्पन्न ना हो, इसीलिए हमारे घरों को हवादार बनाया जाता है और उसमें खिड़की, वेंटिलेटर दिया जाता है और एक दरवाज़ा भी दिया जाता है ताकि घुसने आने जाने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो यही ज़रूरत है वेंटिलेशन का। अब नेक्स्ट है हमारा सजेस्ट वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। अब एक पर्टिकुलर एरिया में वेंटिलेशन का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? क्योंकि क्या होगा, गंदा एरिया होगा तो वहाँ पर बहुत दिक्कत होगा लोगों को, मतलब कोई भी लोग होगा, आदमी होगा, उसका घर हवादार नहीं होगा तो इससे बहुत सारा उसको प्रॉब्लम हो जाएगा सांस लेने में, और श्वास से संबंधित उसको रोग हो जाएगा, आराम से हो जाएगा और उसको घुटन भी महसूस होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विड वेस्ट एंड डिस्पोजल। अब लिक्विड जो वेस्ट होगा उसको कैसे डिस्पोज करना है उसके बारे में हमें यहाँ कम्प्लीटली समझाया जाएगा। नो द टाइप्स ऑफ सीवर्स, जो नाली है उसके टाइप्स के बारे में हमें समझाया जाएगा। कोई पानी में क्या होता है बस कोई पानी में पशु पक्षी का मलमूत्र बस जाता है, जिसमें खाने पीने का चीज़ का ही जाता है, जब घर का नहाने का पानी ही बस जाता है। तो अलग अलग टाइप्स के हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सीवर्स हो जाएंगे, मतलब नाली हो जाएंगे, अलग अलग टाइप्स के नाली हो जाएंगे। किसी में कूड़ा कचरा जाएगा, किसी में प्लास्टिक जाएगा, अलग अलग चीज़ जाएगा वहाँ, तो अलग अलग टाइप्स के हमारे पास सीवर्स हो जाएंगे। हेल्थ हजार्ड ड्यू टू लिक्विड वेस्ट। अब क्या करना है, अब कोई चीज़ है गंदा चीज़ तो उसका तो गंदा इफेक्ट आएगा, नॉर्मल सा बात है, कोई भी इसको समझ सकता है, बच्चा भी समझ सकता है। अब गंदा चीज़ है तो उसको गंदा इफेक्ट आएगा उसका, एक बढ़िया चीज़ होगा तो उसका बढ़िया रिजल्ट आएगा, तो वही बात है। तो उसके बारे में हमें यहाँ डिटेल में समझना है। ऑब्जर्व वेरियस सोर्सेस ऑफ लिक्विड वेस्ट। अब लिक्विड वेस्ट कहाँ से आ रहा है उसके बारे में हमें कम्प्लीटली इसमें समझाया जाएगा। सबसे बड़ा सोर्स तो होता है हमारा इंडस्ट्रीज़, जो फैक्ट्रीज़ होते हैं वहाँ से बड़ी अमाउंट में वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो इंजन को कूल करना होता है। वहाँ पर जो सिस्टम होता है वहाँ कूल करने के लिए भी हमारे पास सिस्टम लगा होता है। पानी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके साथ साथ प्यूरिफिकेशन का जो साफ़ सफाई में भी वहाँ पर यूज़ होता है वाटर। तो इस तरह से वहाँ पर वाटर यूज़ होगा तो वहाँ बड़े अमाउंट में वहाँ पर से क्या निकलता है, वहाँ से लिक्विड वेस्ट निकलता है। कहाँ से? हमारे जो इंडस्ट्रीज़, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से। ये हो गया हमारे पास। इसके साथ ही साथ हम गाड़ी धोते हैं, गाड़ी घुसा दिए पानी के अंदर में और फिर ग्रीज गंदा उंदा जो भी धो रहे हैं, तो इससे भी हमारा क्या होता है, पानी गंदा हो रहा है। और लिक्विड वेस्ट और भी बड़ी अलग अलग जगह से हमारे पास निकलता है। ये हो गया हमारा। फिर तो उसके बारे में हमें डिटेल में हमें कम्प्लीटली समझाया जाएगा कि कहाँ से निकलता है उसके बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंड ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब आदमी का जो वेस्ट है उसको कैसे उसको मैनेजमेंट करना है, ह्यूमन वेस्ट को, तो उसके बारे में हमें कम्प्लीटली समझाया जाएगा। क्योंकि क्या होगा, ह्यूमन का जो लेट्रिन होगा उसको भी यदि हम बढ़िया से डिकम्पोज ना करें, मतलब बढ़िया से उसको डिस्पोज ना करें, तो उसकी वजह से भी अलग अलग इतने रोग उत्पन्न होंगे कि उनको कंट्रोल करना फिर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, और अलग अलग टाइप के डिजीज़ उत्पन्न होंगे उससे, रोग उत्पन्न होंगे उससे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कौन सा, आइडेंटिफाई हेल्थ हजार्ड्स ड्यू टू लिक्विड वेस्ट। अब क्या है, हमें लिक्विड वेस्ट की वजह से जो भी रोग उत्पन्न होंगे उसके बारे में कम्प्लीटली हमें समझाया जाएगा कि इस लिक्विड की वजह से इस प्रकार का रोग होगा, और वो लिक्विड उसमें अलग केमिकल होगा तो उसमें फिर से अलग टाइप का हमें रोग उत्पन्न करके देगा, हमारे शरीर में गंदा इफेक्ट पर लाएगा। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को समझते हैं, मतलब इस प्रकार से हमारे लिए चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों का अलग अलग हमारे पर इफ़ेक्ट होगा, उसका खतरनाक वाला हमारे स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो उसके बारे में हमें कम्प्लीटली समझाया जाएगा कि कौन से जो लिक्विड वेस्ट है उसका हमारे शरीर पर कौन सा बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हमें समझाया जाएगा। ये टॉपिक लंबा हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और इस जाते जाते आपको क्या कर देना है, हमारा सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और एक बात आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, वो क्या है, हमारा सपोर्ट करना नहीं भूलना है, ताकि हम क्या करें, हम फिर इंस्पायर होते रहें और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ें हम लाते रहें जो आपके करियर में बढ़िया से बढ़िया काम आए आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।